जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान और बायोलॉजी सेकंड ईयर की बुक में हमने चैप्टर नंबर 2 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था और उसके लास्ट तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, दैट इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड डायबिटीज। अभी जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, इस दोनों में वो आपको समझाना क्या चाह रहा है, वो आपको समझाना चाह रहा है कि बीमारी क्या है, डिजीज क्या है। लेकिन मोस्टली चूंकि हम बीमारी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम इसमें जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो असल में आपको वो हीमोफीलिया की पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस समझाना चाह रहा है कि हीमोफीलिया कैसे इफेक्टेड इंडिविजुअल से आगे ऑफस्प्रिंग्स में रन करेगी, कैसे जाएगी, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा होगा। तो जो हीमोफीलिया है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जैसे मैंने ड्रोसोफिला में जो आई कलर की ट्रेट है उसकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ाया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पढ़ाई है कि वो किस तरीके से जाती है, सेम टू सेम पैटर्न हीमोफीलिया का भी है। हमने हीमोफीलिया का भी सेम वही पैटर्न पढ़ना है, दोबारा से उसको गो थ्रू करना है और अगेन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी वही टॉपिक दोबारा से पढ़ना है, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार बुक वाला आपको इस बात पे फोकस करा रहा है कि यार एक्स लिंक्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होगी। तो हीमोफीलिया को अगर हम डिजीज को शुरू करते हैं पहले, फिर इसकी इनहेरिटेंस पे आते हैं। अगर हीमोफीलिया की डिजीज को देखें तो हीमोफीलिया कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हीमो एंड फीलिया। हीमो दैट इज हीम मींस ब्लड, blood philia, philia means philic, hydrophilic, water loving, philia means love। तो हीम मींस ब्लड एंड फिलिया मींस लव। तो क्या मतलब हो गया इसका, ब्लड लविंग। ब्लड लविंग का मतलब क्या होगा, ये ऐसी कंडीशन है जिसको खून पसंद है। खून पसंद होने का मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता पेशेंट का सही से, खून जमता ही नहीं, खून रुकता ही नहीं, ब्लीडिंग हो ही जाती है। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग हो ही जाए, ब्लड रुके ही ना, ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीमोफीलिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जिसमें ब्लड क्लॉट ना हो तो वो हीमोफीलिया ही हो जाए, नहीं, और बेताशा रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो रही है उसको देखने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कौन कर रहा है। एक आपको पता है ब्लड के सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं, छोटे छोटे, उनका नाम है प्लेटलेट्स। नंबर 2, आपने एक प्रोटीन पढ़ी थी, इसका नाम था फाइब्रिनोजेन, वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में, रोल ऑफ लिवर में भी था, फर्स्ट ईयर में भी था, मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ चुके हैं। फाइब्रिन एक नेटवर्क बनाती है, मेशवर्क बनाती है, उसमें प्लेटलेट्स जाके फंस जाते हैं, ब्लड क्लॉट बनता है। लेकिन असल में ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कि ये फाइब्रिन आए और प्लेटलेट्स फंसे और क्लॉट बने, इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे पाथवेज हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे है जो कि बॉडी के अंदर से क्लॉटिंग हो रही है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे है कि अगर बाहर से कट लगा तो क्लॉटिंग कैसे होगी। इन पाथवेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 11-12 फैक्टर्स हैं। वो असल में फैक्टर्स क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं, खास तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बॉडी में कंट्रोल कर रही हैं। उनमें से अगर कोई एक आधा क्लॉटिंग फैक्टर भी मिसिंग हो गया या कम हो गया या उसने सही से काम ना किया तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। अब उस हर हर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से अलग अलग बीमारी है। सारी बीमारियों में होगा क्या कि ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। इसी तरीके से हीमोफीलिया में भी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। लेकिन इसमें कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, क्या हिसाब होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। यानी ब्लड को क्लॉट कराने के लिए मुख्तलिफ चीजों का रोल है, प्लेटलेट्स का, फाइब्रिनोजिन का, थ्रोम्बिन का, प्रोथ्रोम्बिन का, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 11-12 फैक्टर्स हैं। हर फैक्टर की डेफिशिएंसी पे अलग अलग बीमारी है, ठीक है। इसी तरीके से आज जो हम पढ़ने लगे हीमोफीलिया, इसकी भी 3 टाइप्स हैं और हर हर टाइप अलग अलग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो हमने ये देखना है कि यार ये जो फैक्टर्स हैं ये किस, ये तो नहीं हमने देखना कि ये फैक्टर्स किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हीमोफीलिया की टाइप्स कौन सी है और कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी हीमोफीलिया की टाइप होगी और एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होता है। ये हमारा आज का काम है, ठीक है। तो देखें जरा हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया इज ब्लड लविंग, ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होगा, द पेशेंट्स ब्लड फेल टू क्लॉट प्रॉपरली, तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह खून जमना चाहिए था, ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए थी, क्लॉट बनना चाहिए था ब्लड के अंदर, वो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, बल्कि द पेशेंट कैन ब्लीड टू डेथ इवन फ्रॉम माइनर कट्स। शेव करते हुए कट लग गया, सब्जी काटते हुए कट लग गया, इतने माइनर कट से भी इतनी ब्लीडिंग होगी, इतनी ब्लीडिंग होगी कि ब्लड लॉस इतना ज्यादा होगा कि खून की बोतलें लगानी पड़ सकती हैं या इवन डेथ भी हो सकती है। अब इतने छोटे कट्स हैं, चलो वो तो समझ में आती है बात, वो तो हम प्रेशर डाल के जो है ना वो उसको मरने नहीं देंगे, बंदे को रोक लेंगे किसी ना किसी तरीके से ब्लड। लेकिन किसी बंदे की टूथ एक्सट्रैक्शन हुई है, दाढ़ निकाल दी, उसकी ब्लीडिंग होती है अच्छी खासी, किसी की सर्जरी है, अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, उन कंडीशंस में दे कैन ब्लीड टू डेथ। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अभी पता ही नहीं है कि उसको हीमोफीलिया और उसकी हम सर्जरी कर देते हैं, तो वो ऑन द टेबल डेथ हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उसका ब्लड तो क्लॉट ही नहीं करेगा। अब डॉक्टर के माइंड में तो यही था कि यार मैंने ये कट लगाया, इतनी देर में क्लॉट हो जाएगा ब्लड, लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हीमोफीलियक जो है ना, जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होंगे उनको बोलेंगे हीमोफीलियक्स, हीमोफीलियक्स।
हीमोफिलियक्स का जो पेशेंट्स का ब्लड है दे फेल टू क्लॉट प्रॉपरली, वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉजेज क्या है? 3 कॉजेज हो सकती हैं। मसला आएगा क्लॉटिंग फैक्टर्स में, कौन सी हीमोफिलिया में कौन सा फैक्टर है वो मैं बताता हूं। लेकिन क्या मसला होगा? यहां तो फैक्टर बने ही नहीं, यहां तो फैक्टर है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है। यहां बने हैं लेकिन काम नहीं कर रहे सही से, मैल फंक्शन है। तादाद में ठीक है लेकिन काम नहीं कर रहे, एबनॉर्मल है, मैल फंक्शन है। या फिर बने हैं लेकिन कम। अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स बने ही नहीं तो ये कंडीशन बड़ी स्वेयर है, इसमें ब्लीडिंग बॉडी शदीद होगी। अगर बने हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, इसमें भी उससे कम लेकिन फिर भी चलो इसमें भी ब्लीडिंग ज्यादा। अगर ये वाली कंडीशन है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं लेकिन रिडक्शन है, कम है, तो ब्लीडिंग होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत फिर भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की यहां तो है ही नहीं, एब्सेंस है, या फिर मेल फंक्शन है, या फिर क्या है, रिडक्शन। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, उसकी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में से 3 आपने याद रखने हैं। जो है हीमोफिलिया, उसकी भी 3 टाइप्स आपने आज याद रखनी है। हीमोफिलिया ए बी सी, जो हीमोफिलिया पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया ए, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया बी, जो एंड पे डिस्कवर हुआ उसका नाम रख दिया सी। हीमोफिलिया ए सबसे पहले इसलिए डिस्कवर हो गई, बहुत कॉमन है, बी उससे कम है और सी सबसे कम है। तो जो सबसे ज्यादा पेशेंट्स हीमोफिलिया के आपको मिलेंगे वो हीमोफिलिया ए के हैं, और उनके अंदर कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी? फैक्टर 8। हीमोफिलिया ए पेशेंट्स के अंदर या तो फैक्टर 8 होगा ही नहीं, या फिर फैक्टर 8 कम होगा, या फिर फैक्टर 8 मेल फंक्शन होगा। और 80% ऑफ द हीमोफिलिक पेशेंट्स में हीमोफिलिया ए पाया जाएगा। यानी अगर 100 लोगों को हीमोफिलिया है तो उसमें से 80 हीमोफिलिया ए वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आगे बताता हूं, ये ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हीमोफिलिया की 3 टाइप्स हैं, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी और हीमोफिलिया सी। हीमोफिलिया ए में किसकी डेफिशिएंसी है? फैक्टर 8 की। इस 8 को इस तरह से लिखना है रोमन में, जिस तरह से हम 8 लिखते हैं ना, उस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है रोमन में। फिर बच्चे उस तरह लिखने कहते सर एक ही बात है, नहीं एक बात नहीं है। फैक्टर 8 रोमन में लिखना है। ठीक है, हीमोफिलिया ए इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ या मेल फंक्शन ऑफ या रिडक्शन ऑफ फैक्टर 8 इन द बॉडी, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द हीमोफिलियाज, एंड इट इज कॉमन कितनी है? 80% ऑफ द पेशेंट्स में हीमोफिलिया होगा। 80% पेशेंट का क्या मतलब है? अगर 100 लोगों को हीमोफिलिया है तो 80 को ए होने के चांसेस है। ठीक है, हीमोफिलिया बी में कौन सा होगा? ए के बाद बी आता है, 8 के बाद 9 आता है। हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी और हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी। ये कितने परसेंट था? 80%, बाकी कितना बचा? 20% हीमोफिलिया बी है। ठीक है, तो सी ना होने के बराबर है, सी लेस देन 1% है। सी क्या है? लेस देन 1%। इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, इसमें फैक्टर 9 की, इसमें किसकी होनी चाहिए? फैक्टर 10 की, लेकिन 10 की नहीं, 11 की। ए बी सी 8 9 10 नहीं, 8 9 11। हीमोफिलिया ए बी सी 8 9 11, 8 9 11। हीमोफिलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की, और हीमोफिलिया सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी। लिखना रोमन में है, ठीक है, कैपिटल रोमन में लिखना है। फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होगी। और ये कितना है? 80 और 20 100% तो ये हो गया, तो बाकी क्या बचा? ना होने के बराबर, लेस देन 1% हीमोफिलिया सी के चांसेस हैं। क्यों? मैं बता, वजह यह है कि हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी इनकी जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगी, लेकिन उस अलील का कोई भी काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होगा। ऐसी जीन्स जो कि सिर्फ एक्स पे हों उनको बोलते हैं एक्स लिंक्ड, और ऐसी जीन्स जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर हों उनको बोलते हैं वाई लिंक्ड। तो ये जो जीन होगी जो कि हीमोफिलिया को कंट्रोल कर रही है, या ये जो जीन होगी जो कि अलील खराब होने से हीमोफिलिया होगा पेशेंट को, ये अलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी होगी, वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं होगा। तो ऐसी अलील जो कि एक्स लिंक, एक्स के ऊपर हो, उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड। और ऐसी डिजीज जो कि दोनों रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है। हर किसी जीन की 2 ही अलील होती हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ अलील होती हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट अलील अगर बीमारी करे तो हम उसको कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगर एक्स के ऊपर अलील होती और उसके डोमिनेंट वाली अलील बीमारी कर रही होती तो फिर हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। लेकिन इसमें क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली अलील बीमारी कर रही होगी, तो इसलिए इस कंडीशन का नाम या इस डिसऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी रिसेसिव अलील होगी, छोटी वाली होगी, स्मॉल वाली होगी तो फिर बीमारी होगी। अगर कैपिटल होगी तो वो नॉर्मल है, कैपिटल अलील क्या होगी? नॉर्मल, और रिसेसिव अलील क्या होगी? बीमारी वाली। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये एक्स लिंक्ड है तो मैं ना ऐसे लिख लेता हूं कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स क्रोमोसोम है। हम पहले ऐसे लिखते थे ना, अलील्स को ऐसे लिखते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से लिखते थे। अब बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलील को शो कर रहा हूं। इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि यार ये ऑटोसोमल नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है, मैं इसको एक्स के ऊपर शो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स मैंने लिख ली कैपिटल एच। अब ये डोमिनेंट वाली है, हीमोफिलिया से मैंने ले लिया कैपिटल एच, ये डोमिनेंट वाली है। इसका मतलब ये क्या होगी? ये वाली अलील होगी नॉर्मल, यानी इससे बंदे को हीमोफिलिया नहीं होगा।
अगर ये अलील आने की वजह से पेशेंट को हीमोफीलिया हो रहा होता, फिर हम कहते हैं ये है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। लेकिन इसके आने की वजह से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो होगी नॉर्मल। स्मॉल एच के आने की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये वाली कौन सी थी, ये वाली थी डिजीज वाली, ये नॉर्मल नहीं थी, ये कौन सी थी, डिजीज वाली। और ये है कौन सी अलील, रिसेसिव वाली, छोटी वाली है ना, रिसेसिव वाली है। तो ये क्या बन गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील की वजह से बीमारी हो रही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या नाम बन गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम और वाई दोनों सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं उनको भी सेक्स लिंक्ड जीन्स कह सकते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है उनको भी सेक्स लिंक्ड जीन्स कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बुक वाले ने क्या कहा है, कहता है दिस इज नॉन अलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। नॉन अलीलिक का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन है, उसकी 4-5 अलील्स हैं, उन 4-5 अलील्स में से 3 अलील्स ऐसी हैं जो कि बीमारी कर रही हैं, और 2 अलील्स ऐसी हैं जो कि बीमारी नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये कि 3 अलील्स हैं जो कि बीमारी कर सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही अलील है जो कि बीमारी कर सकती है, इसके अलावा और कोई भी अलील नहीं है, इसकी कोई और टाइप नहीं है जो कि बीमारी कर सके। तो सिर्फ एक ही है, इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है, दूसरा नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन अलीलिक। यानी इसकी ये टाइप है जो कि हीमोफीलिया कर रही है, इसके अलावा कोई और अलील हीमोफीलिया नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन अलीलिक रिसेसिव, क्योंकि अलील कौन सी वाली होनी चाहिए जो बीमारी होगी, रिसेसिव। अगर ये वाली करती और ये ना करती, फिर मैं इसको कहता नॉन अलीलिक डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। समझ आ गई। लेकिन चूंकि रिसेसिव वाली अलील काम खराब कर रही है, डोमिनेंट वाली ठीक है, तो उसका मैं नाम रख दूंगा नॉन अलीलिक। नॉन अलीलिक क्यों, अगर 3-4 अलील्स हैं जो कि बीमारी कर रही हैं, तो फिर वो नॉन अलीलिक नहीं होगा, वो अलीलिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही अलील है और उसका कोई भी और दूसरा कोई ऐसी अलील नहीं है जो कि बीमारी कर रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन अलीलिक। क्या बोलेंगे, नॉन अलीलिक। और नॉन अलीलिक का एक और बात वो भी है, वो बताता हूं आपको, नॉन अलीलिक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अब देखो कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये बात हमने पीछे पढ़ ली जब हमने ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ी, तो मैंने डिटेल से आपको बताया कि भाई ड्रोसोफिला में एक्स, अच्छा उसको कैल्विन ब्रिजेस को वो व्हाइट आई वाला मिला, ठीक है, मेल वो जो था मेल था, फिर जो दोबारा आए वो फिर मेल्स ही आए व्हाइट आई वाले, फीमेल नहीं थी आ रही व्हाइट आई वाली। लेकिन क्या फीमेल आई नहीं थी व्हाइट आई वाली, आई थी ना। इसका मतलब ये नहीं आपने कहना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेल को होंगे फीमेल को नहीं होंगे, नहीं, मेल्स को भी होंगे फीमेल्स को भी हो सकते हैं, लेकिन मेल्स में ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्यों, क्योंकि देखो अगर फीमेल है ये एक्स, फीमेल्स के पास क्या होगा, एक्स एक्स जीनोटाइप होगा, ठीक है, या ये होगा या ये होगा। अब ये देखो फीमेल के पास अगर एक्स एच कैपिटल एच ये वाली आई, तो फीमेल क्या होगी, नॉर्मल। अगर फीमेल के पास एक अलील रिसेसिव आ भी गई, फिर भी ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये इसको डोमिनेट कर लेगा, और ये वाली फीमेल क्या होगी, नॉर्मल। अगर फीमेल के पास दोनों स्मॉल एच आई, होमोजाइगस, दोनों स्मॉल होगी ना, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स आई, तो फिर फीमेल जो है ना इसको डिजीज होगी। लेकिन मेल में देखो क्या हिसाब होगा, मेल में होगा एक्स वाई। अगर मेल के अंदर एक्स वाई है तो मेल के पास दो ही हिसाब है बस। अगर उसके पास कैपिटल एच वाली अलील आ गई तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन अगर उसके पास स्मॉल एच वाली रिसेसिव एक भी आ गई तो ये क्या होगा, डिजीज, यानी इसको हीमोफीलिया हो जाएगा। फीमेल को देखो हीमोफीलिया करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है हमें, क्यों, ये दोनों गई अलील भी नॉर्मल, ये गई, अब देखो अलील एक आ गई है, खराब अलील एक आ गई है, लेकिन फिर भी बीमारी हुई नहीं। लेकिन मेल में एक भी खराब आ गई ना तो बीमारी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेल में इस अलील का काउंटर पार्ट वाई के ऊपर नहीं है। इनके पास दोनों फीमेल्स के पास दोनों एक्स हैं, तो एक काउंटर पार्ट एक एक्स क्रोमोसोम पे है, दूसरा काउंटर पार्ट अलील का दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। लेकिन मेल्स में क्या हुआ कि मेल्स में वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया की अलील है ही नहीं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई के ऊपर उसका कोई काउंटर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेल्स के अंदर अगर एक भी आ गई रिसेसिव अलील तो डिजीज हो जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। अब ये जो कंडीशन होती है जिसमें दोनों सेम होती हैं, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। अगर ये वाली हुई उसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर ये वाली हुई उसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, और इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है तीनों। लेकिन अगर एक अलील एक के ऊपर हो, एक्स के ऊपर हो, दूसरे के ऊपर हो ही ना, इसको क्या बोलेंगे, ये मैंने ड्रोसोफिला में बताया था, इसको बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। इसे क्या बोलेंगे, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमीजाइगस यानी आधे क्रोमोसोम के ऊपर है, आधे पे है ही नहीं। तो मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर एक्स क्रोमोसोम वाली लिंक्ड सारी बीमारियां। ठीक है,
तो मेल्स के अंदर डबल चांसेस हैं, या डबल ना कहो ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स क्या होने के, हीमोफीलिया होने के। क्यों? क्योंकि मेल्स में एक भी अगर रिसेसिव एलील आ गई तो मेल्स के अंदर हीमोफीलिया हो जाएगा, लेकिन फीमेल्स के अंदर डबल। तो इसलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर सारे, अब हीमोफीलिया ए बी तो हम पढ़ने लगे हैं यहाँ पे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो ड्रोसोफिला की आई हो, और बेताशा जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, दैट विल बी मोर कॉमन इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। व्हाई? बिकॉज इतनी बार मैं समझा दिया, ठीक है। अब मैं वो ये देख लो, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये डिजीज, ठीक है। लेकिन मेल्स में क्या होगा, ये नॉर्मल और ये डिजीज। अच्छा, मेल में बीच का कोई रास्ता नहीं है, ये वाला कोई नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ऐसी फीमेल को जिस फीमेल के अंदर एक अलील डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी, यानी एक नॉर्मल होगी, एक डिजीज वाली होगी, ऐसी फीमेल को हम बोलेंगे कैरियर। ऐसी फीमेल को क्या बोलेंगे? कैरियर। क्यों? खुद तो इसको बीमारी नहीं है, ये तो फिनोटिपिकली नॉर्मल है, इसको हीमोफीलिया नहीं है, इसका ब्लड सही से क्लॉट कर रहा है। लेकिन जब इसकी शादी होगी किसी नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मैन के साथ, तो ये अपनी रिसेसिव वाली एच वाली अलील आगे अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकती है, बेटी को भी कर सकती है, लेकिन बेटी बच जाएगी। क्यों बताता हूं, ये आगे ट्रांसफर कर सकती है, यानी इसके पास एक बॉम्ब है जो कि छुपा हुआ है, जो कि भी फटा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक चीज फंसी हुई है। तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो ये एक्स लिंक, ये वाली जो एच है, ये आगे जा सकती है, ये आगे ट्रांसफर कर सकती है, खुद उसको कुछ नहीं है, लेकिन ये आगे ट्रांसफर कर सकती है, कैरी कर सकती है। इसलिए इसका हमने नाम रख दिया कैरियर। क्या नाम रख दिया? कैरियर। अब देखो ये वाली बात देखो, सारी समझ में आ गई है। अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस समझते हैं। और ये मैंने आपको पिछले ड्रोसोफिला वाले टॉपिक में भी बताया था कि ये डायरेक्ट फादर टू सन मूव नहीं करेगी, क्योंकि जो फादर टू सन डायरेक्ट मूव करती हैं बीमारियां, वो वाई लिंक्ड होती हैं। जो एक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, ये कैसे मूव करेंगी? दे ट्रैवल इन अ जिग-जैग फैशन। दे ट्रैवल इन अ जिग-जैग फैशन। और आपने ये लाइन याद रखनी है, ये बात मैंने पीछे भी बताई थी। दोबारा से इस लाइन को अच्छे तरीके से अपने पल्ले बांध लें, यहाँ पे एंटर कर लें इस लाइन को इंग्लिश में, और उर्दू में इसका मतलब समझ लें। हीमोफीलिया और ऑल द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ट्रैवल इन अ जिग-जैग फैशन। कैसे? फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना से, थ्रू अ कैरियर डॉटर, मामा के जरिए, टू अ ग्रैंडसन, उसके बेटे में या उसके नवासे में। मामा के बेटे में या उसके नवासे में। कैसे जाएगा? फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, जो रिसेसिव एलील होगी या हीमोफीलिया होगा, वो कैसे जाएगा? फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर डॉटर, यानी डॉटर तो होगी, वो तो नॉर्मल है, तो उसके जरिए जा रहा है आगे, किस में? नाने से नवासे में हीमोफीलिया जा रहा है। किसके जरिए? उसकी बेटी के जरिए, इसकी मदर के जरिए। तो जो डॉटर है इसकी, या इसकी जो मदर है, उसे क्या कहेंगे? कैरियर। कैरियर क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके पास एक अलील, ये वाला हाल होगा उसका, एक अलील है, एक नॉर्मल है, खुद वो ठीक है, लेकिन आगे वो अपने बेटे में ये वाली रिसेसिव अलील दे देगी। तो ये है कैरियर। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि हीमोफीलिया ट्रेवल्स इन अ जिग-जैग फैशन फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन। नाने से उसकी बेटी के जरिए उसके नवासे में चली जाएगी, किसी एक में, नवासे से उसके किसी एक बेटी के जरिए किसी एक बेटी में चली जाएगी। तो मैंने इसलिए कहा आ हर एक के सामने आ लगाया, वो देखो, मैटरनल ग्रैंडफादर, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू आ कैरियर डॉटर टू आ ग्रैंडसन। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर के जरिए ग्रैंडसन में चली जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब फादर से किस में जाएगी? बेटी में, बेटी से किस में जाएगी? बेटे में। मेल फीमेल मेल, इसलिए कह रहे हैं जिग-जैग। अगर मेल टू मेल जाए या फीमेल टू फीमेल जाए, वो सीधा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा। फिर जिग-जैग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो ये जिग-जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बन गया है, इसलिए इसका नाम है जिग-जैग फैशन में ये ट्रैवल करता है। इसको क्रॉस बना के देखते हैं, पुनेट स्क्वायर बना के देखते हैं। बुक में इस तरह से बना हुआ है, मैंने सेम टू सेम बना दिया, लेकिन बुक में पुनेट स्क्वायर नहीं बने हुए, समझाया नहीं हुआ उसने कि किस तरीके से क्रॉस होगा, वो मैं आपको क्रॉस बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले हम क्या होगा कि एक हीमोफीलियक मेल की शादी, ये जो रेड डब्बा होगा ना, रेड, रेड का मतलब होगा कि ये इसको हीमोफीलिया है। ये की मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, यहाँ पे बुक पे भी नीचे बनी हुई है। रेड जो डब्बा है ना, डब्बा, डब्बे का मतलब है मेल है, और सर्कल का मतलब है कि फीमेल है। डब्बे का मतलब मेल, सर्कल का मतलब फीमेल। रेड डब्बे का मतलब कि इसको हीमोफीलिया है, और ग्रीन डब्बे का मतलब कि ये नॉर्मल है। ग्रीन सर्कल का मतलब नॉर्मल फीमेल है, और रेड सर्कल तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये कि अभी हमें हीमोफीलिक फीमेल नजर नहीं आई। ठीक है, और जो ये ब्लैक सर्कल के अंदर रेड डॉट है, इसका मतलब ये कैरियर डॉटर है। ये क्या है? कैरियर डॉटर, ये वाली। ठीक है, तो ये की है इसकी, इस की को समझ लें, हमने लिख दिया। अच्छा, अब अगर एक नॉर्मल फीमेल की, ये नाना नानी है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये वाले जो पेरेंट्स हैं, ये शुरू में हमने मेरे पेरेंट्स लिख लिया, बात यही है कि फर्स्ट जनरेशन है ये। ठीक है,
और ये असल में क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स है। और ये है वो ग्रैंड फादर जिसके अंदर मसला था, ये है वो ग्रैंड फादर जिसके जरिए आगे ग्रैंड सन के अंदर बीमारी आएगी। ठीक है, ये ग्रैंड फादर, अगर ग्रैंड फादर हीमोफीलियक था तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला डिजीज वाला, एक एक्स के ऊपर एक एच छोटा दूसरा वाई, हेमीजाइगस है, एक्स एच वाई, ये ग्रैंड फादर है, इसको बीमारी है, इसकी शादी हो गई एक नॉर्मल औरत के साथ, एक नॉर्मल फीमेल के साथ जिसको हीमोफीलिया नहीं था, ना वो कैरियर थी ना कुछ थी, बल्कि नॉर्मल थी, इसकी शादी होगी इन दोनों की। अब इन दोनों की शादी करके देखते हैं हम, एक के एलील्स लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स एच कैपिटल एच, ये आ गई फीमेल, मैंने फीमेल का साइन भी बना दिया साथ में, और ये दूसरा आ गया मेल, ये है एक्स स्मॉल एच और वाई। ठीक है, अब इसको बना के देखते हैं, इसको मिलाएं, आपको बनाना मिलाना तो आ ही गया, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इसको मिलाएं एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, यानी जो डॉटर्स आई हैं दोनों, वो क्या आई हैं, कैरियर्स। जो डॉटर आई हैं दोनों क्या है, कैरियर, हेटेरोजाइगस है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। खुद तो ये फिनोटाइपिकली नॉर्मल होगी, इनको हीमोफीलिया नहीं होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, ये इसको छुपा देगी इसके असर को, लेकिन ये है, ये आगे स्मॉल एच दे तो सकती है ना अपने बच्चों में, तो ये क्या है, कैरियर। अब मेल्स देखो, ये एक्स एच, ये एक्स एच वाई, ये और ये एक्स एच वाई, मेल्स जो आए हैं वो दोनों क्या है, नॉर्मल। मेल्स जो आए वो दोनों क्या है, नॉर्मल, उनको कोई टेंशन नहीं है, यानी नाने से ग्रैंड, अगर अब्बा जी को बीमारी है तो बेटों में से किसी को भी हीमोफीलिया नहीं हो सकता, फीमेल्स को भी किसी को नहीं हो सकता। अगर वालिद को बीमारी है और मां को नहीं है तो बेटों को किसी को कुछ नहीं हो सकता, फीमेल्स को भी किसी को कुछ नहीं हो सकता, फिनोटाइपिकली तो सारे नॉर्मल होंगे, लेकिन फीमेल्स क्या होंगी, कैरियर। और कैरियर को हम किस तरह से लिखते हैं, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ब्लैक सर्कल लगा के हम बीच में क्या लगा देते हैं, रेड डॉट, ये दोनों क्या है, कैरियर्स आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों बन गई कैरियर्स। अब देखो मैंने इसी को यहां पे लिख दिया, इन दोनों की शादी हुई, जो बच्चे हुए क्या हो सकते हैं, या ये होगा या ये होगा, वही रिपीट हो रहा है ना, या ये होगा या ये, मैंने एक ये लिख दिया नॉर्मल मेल, डब्बा आ गया इसका मतलब मेल, और ग्रीन है इसका मतलब नॉर्मल है, एक्स कैपिटल एच वाई, और एक क्या आ गई, कैरियर डॉटर, ये वाली एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब इसको हमने छोड़ दिया, नॉर्मल मेल जो आया, अगर हम कैरियर डॉटर की नॉर्मल मैन से शादी करा दें तो फिर क्या होगा, देखो ना, अब ये जो इसकी कैरियर डॉटर आई है, अब इसकी तो शादी होगी ना कभी, जिस बंदे से शादी होगी वो कौन है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई हीमोफीलिया नहीं है, सही है। अगर हीमो नॉर्मल मैन की शादी कैरियर डॉटर के साथ, ये भी नॉर्मल है, वैसे इसको हीमोफीलिया नहीं है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर ये वाली रिसेसिव एलील है जो कि आगे जा सकती है बच्चों में, इसलिए क्या है, कैरियर। अब अगर इनकी शादी होगी तो क्या होगा, क्रॉस बना के देख लेते हैं, ये है एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। ठीक है, एक्स कैपिटल एच, फीमेल को इधर लिख लेते हैं, मेल को इधर लिख लेते हैं, एक्स कैपिटल एच और वाई। ठीक है, अब देखो जरा मिलाएं, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच वाई। अब ये क्या हो गया, ये आ गया डिजीज्ड, ये डिजीज्ड मेल आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या थी, ये एक नॉर्मल था, ये भी क्या था, नॉर्मल था, और ये क्या आ गई, कैरियर, ये क्या आ गई, सॉरी ये क्या आ गई, कैरियर। ठीक है, तो अब देखो जरा कि जो 4 बच्चे इनके हो सकते हैं, अगर कैरियर डॉटर की शादी होती नॉर्मल मेल के साथ, उसके जो 4 बच्चे हो सकते हैं, ये चांसेस हैं, उसमें से 25% चांस है कि हीमोफीलिया होगा, लड़कों में से 50-50 चांस है कि हीमोफीलिया होगा। अगर लड़का होता है तो यहां नॉर्मल होगा या डिजीज, कितना 50-50% चांस है, टोटल अगर 100% है तो 25% चांस है कि डिजीज होगी। और अगर लड़की है, लड़की को किसी को भी नहीं होगा, यहां लड़की नॉर्मल होगी या कैरियर होगी। ठीक है, लेकिन देखो क्या हुआ, अब ये मैंने यहाँ पे ये जो 4 बने हैं ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों की जब शादी हुई, ये दोनों क्या, ये जो लाइन लगाएंगे दोनों के दरमियान, इसका मतलब ये मैरिज लाइन है, ये वाली जो लाइन लगाएंगे सीधा दोनों के दरमियान, इसे बोलेंगे मैरिज लाइन, ये सीधी लाइन लगाएंगे दोनों के मैरिज लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है ये सिबलिंग लाइन है, यानी ये आपस में बहन भाई हैं सारे, तो ये इसकी आई, ये आया ग्रैंड सन डिजीज्ड, ये एक्स एच वाई वाला, स्मॉल एच वाई वाला, ये वाला, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये कैरियर है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने लिखा, ये नॉर्मल एक्स एच वाई, ये यहां लिख दिया, ये एक्स एच एच ये यहां लिख दिया, ये कैरियर था ये यहां लिख दिया, और ये डिजीज आया था ये यहां लिख दिया। समझ में आई बात। अब ये देखो, ये क्या है, ग्रैंड सन, ये क्या थी उसकी मदर, ये क्या था इसका अब्बा,
यानी ये इसका इसका ये क्या है, ग्रैंडफादर, ये इसका नाना है, नाने से नवासे में आई बीमारी। ठीक है, कैसे, शू शू, कैसे, यहां से मेटरनल मां की तरफ से ग्रैंडफादर से मां में आई, थ्रू अ कैरियर डॉटर टू इज ग्रैंडसन। ये क्या आया जो हमारे पास अब आया, मैंने यहां लिखा है ग्रैंड चिल्ड्रन, ये ग्रैंड चिल्ड्रन सारे हैं, लेकिन ये क्या है, ये है ग्रैंड सन। इस ग्रैंड सन के अंदर बीमारी आई है हमारे पास। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो जरा कि ना, मैंने यहां पे लाइन क्या लिखी थी, फ्रॉम मेटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन, फ्रॉम मेटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन। समझ में आई बात। तो होगा क्या कि हीमोफीलिया ए और बी दोनों कैसे जाएंगे, दोनों एक्स लिंक्ड नॉन एलिलिक रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, दोनों कैसे जाएंगे, जिगजैग फैशन में, फ्रॉम अ मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर टू अ ग्रैंडसन, यही होना है। तो अगर एक ग्रैंडफादर जिसको हीमोफीलिया है, उसकी नॉर्मल मम्मा से शादी होगी, नॉर्मल बेगम से शादी होगी, तो उसके जो बच्चे आएंगे वो यहाँ तो नॉर्मल होंगे, लड़के सारे नॉर्मल होंगे और बेटियां सारी कैरियर होंगी। जब इस कैरियर की शादी होगी एक नॉर्मल मेल के साथ, तो जो बच्चे आएंगे उसमें बेटियां नॉर्मल, लेकिन आधी आधी नॉर्मल आधी कैरियर बेटे आधे नॉर्मल आधे डिजीज्ड। समझ में आ गई। अगर आपको टोटल पूछते हैं तो 25% चांस है हीमोफीलिया का। अगर सिर्फ मेल्स में पूछते हैं 50-50, देखो फीमेल्स में कोई चांस नहीं है, कैरियर का चांस पूछेंगे 50-50। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये भी बात याद रखनी है कि जो कैरियर है वो फिनोटिपिकली बिल्कुल नॉर्मल है, यानी उसको कोई हीमोफीलिया का सिम्टम नहीं होगा, यानी कि उसका कहीं रिडक्शन हो गई है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की या कोई मैल फंक्शन हो गया ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, सारा कुछ ओके होगा, लेकिन बस वो कैरियर है, वो आगे दे सकती है। किसको देगी, देखो उसने अपनी जो एक्स क्रोमोसोम है, स्मॉल एच है, ये जो स्मॉल एच था उसका ये वाला, ये उसने किसको दिया, बेटे को दिया, दिया बेटी को भी, लेकिन बेटी को फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि बेटी के पास दोनों रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम होंगे तो बेटी को बीमारी होनी है। एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो कैरियर बन जाएगी, कैरियर बन गई, लेकिन मेल में बेटे में क्या है, एक भी गई रिसेसिव एच तो बेटा गया। ये है इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आई है बात। अच्छा, अभी जो दोनों पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़े हैं, ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है, ये दोनों हीमोफीलिया ए और बी के लिए है, सी के लिए नहीं है। ए और बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सी नहीं है। सी क्या है, सी ऑटोसोमल रिसेसिव है। सी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव और फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी की वजह से है, जो कि लेस देन 1% है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये है कि ये ऑटोसोम पे एग्जिस्ट करता है। कौन से क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करती है, इसकी एलील क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब चूंकि ऑटोसोम है और ऑटोसोम मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, तो ऑटोसोम्स वाली जो बीमारियां हैं वो इक्वली इफेक्ट करती हैं मेल्स और फीमेल्स को। उसमें कोई ये नहीं है कि उसमें फीमेल में ज्यादा होगा या मेल्स में ज्यादा होगा, बस वो दोनों इक्वली होती हैं। तो दे इफेक्ट द बोथ सेक्सेस इक्वली, ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये है भी कम। क्यों, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, दोनों अलील्स रिसेसिव आएंगी तो बीमारी होगी, किसी एक ना एक पेरेंट से तो डोमिनेंट आ ही जाएगी। तो इसलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं वो मेल्स में ज्यादा कॉमन होंगे, लेकिन जो ऑटोसोमल है वो दोनों में क्या होंगे, इक्वली। ऑटोसोमल का क्रॉस बुक में नहीं बना हुआ, अगर आप कहते हैं ना बनाकर दिखा देता हूं, लेकिन ये कि जरूरत नहीं है फिलहाल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। आगे मैं आपको इसकी रीडिंग करके दिखा देता हूँ बुक से कि क्या लाइंस जो है ना बुक वाले ने सब्सक्राइब की हैं। उसमें पहले ये देख लो कि उसने क्या किया, ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। पहली जनरेशन पेरेंट्स की थी या ग्रैंड पेरेंट्स की थी, ये पेरेंट्स थे और ये ग्रैंड चिल्ड्रन थे। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि ये इसको ना नंबरिंग समझाने के लिए बुक वाले ने कि मैं कौन से वाले बंदे की बात कर रहा हूं, उसने ऐसे यूं पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन कर दिया और इनको 1 2 3 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको 1 कह दिया है, इसको 2, इसको 1 कह दिया है, इसको 2 कह दिया है, इसको 3 कह दिया है, और इसको 1 2 3 4। यानी जब वो इसकी बात करेगा तो वो आपको कहेगा 3 का 4, जब इसकी बात करेगा तो आपको कहेगा 2 का 2, जब इसकी बात करेगा आपको कहेगा 1 का 2। ठीक है, इस तरीके से बुक वाले ने डिस्क्राइब किया है इस सारी सिचुएशन को। आपने भी यूं ही बनाना है, आपको ये भी बनाना आना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपको पूछा जाता है कोई और, अब यहाँ पे हीमोफिलिक फीमेल नहीं आई हमारे पास, लेकिन क्या वो नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो कैरियर डॉटर है, इस कैरियर डॉटर की शादी हो जाती है इफेक्टेड मेल के साथ, तो फिर तो फीमेल्स में भी आएगा। देखो जरा, अगर कैरियर डॉटर है तो उसका क्या होगा, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। अगर इसकी शादी हो जाती है इन इफेक्टेड यानी हीमोफिलियक मेल के साथ, अब क्या होगा, अब देखो जरा, अब मैं अगर पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, अब इसमें देखो कि एक्स कैपिटल एच मैंने एक तरफ लिख लिया, एक्स स्मॉल एच ये फीमेल के एक तरफ लिख लिए, एक्स स्मॉल एच और वाई मैंने एक तरफ लिख लिया। अब ये देखो जरा, जब मैं मिलाता हूं इनको, तो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच ये आ गई कैरियर, एक्स स्मॉल एच ये क्या आ गई, हीमोफिलिक फीमेल। ठीक है, और ये क्या आ गया,
नॉर्मल मेल, और ये क्या आ गया, हीमोफिलिक मेल। ठीक है, हीमोफिलिक मेल को हम किस तरह से लिखेंगे, डब्बा बना के रेड कलर का, ठीक है, और हीमोफिलिक फीमेल को कैसे लिखेंगे, सर्कल बना के रेड कलर का, और कैरियर को हम कैसे लिखेंगे, एक ब्लैक सर्कल बना के उसके अंदर सेंटर में रेड डॉट लगा देंगे। ठीक है, और जो मेल होगा नॉर्मल वो कैसे आएगा, ग्रीन स्क्वायर की शक्ल में। तो देखो ये नहीं समझ लेना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स फीमेल को हो ही नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन देखो इसमें कितनी मेहनत लगी है। मेहनत क्या लगी कि एक तो फीमेल भी कैरियर थी, माँ भी कैरियर थी, और जो बाप था वो हीमोफिलिक था, यानी हीमोफिलिक पेशेंट की शादी हुई कैरियर फीमेल के साथ, नॉर्मल के साथ नहीं। फिर जाके फीमेल भी हीमोफिलिया वाली आ सकती है, और बेटा भी हीमोफिलिया वाला आ सकता है, और बेटी भी हीमोफिलिया वाली आ सकती है। ठीक है, तो ये नहीं समझ लेना कि हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन ये कि ये वाला क्रॉस बुक में नहीं है, इसको भी आप देख लें, अपने पास बना लें कि होना चाहिए। ऑटोसोमल वाला, जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाला क्रॉस है वो भी बुक पे नहीं है, वो ऐसा जितना जरूरी भी नहीं है, तो ये कि उसको रहने देते हैं हीमोफिलिया सी को। तो आगे चलते हैं, रीडिंग करा देता हूँ मैं इसकी आपको। देखो जरा यहां से देख लें आप, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन से देखने, यहां से ना देखें, यहां से देखें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस से देखें, पेज नंबर है 192। एक्सपेरिमेंटल मीटिंग्स आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन ह्यूमंस। कहता है एक्सपेरिमेंटल तरीके से तो नहीं चल सकते, अब इंसानों की अगर आपने करनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो इंसानों के अंदर तो नहीं चल सकता ये काम। जानवरों में तो आप मीटिंग करा सकते हैं ना, कि मेल फीमेल को पकड़ा और सिलेक्ट करा के सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर दी, लेकिन इंसानों में तो आप ऐसे शादियां नहीं ना करा सकते। ठीक है, तो अब देखो जरा कि क्या है इसकी बात जो है ना, वो जेनेटिक्स ऑफ हीमोफिलिया। हीमोफिलिया इज अ रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। Hemophilia's blood fails to clot properly after an injury because it either has a reduction or malfunction और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होगा, या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे ही नहीं, या कम होंगे, या फिर काम नहीं सही कर रहे होंगे, मेल फंक्शन होगा उसके अंदर। ठीक है, इट इज अ सीरियस हेरिडिटरी डिजीज, बहुत जो है ना वो गंभीर बीमारी है। बिकॉज अ हीमोफिलियक मे ब्लीड टू डेथ इवन फ्रॉम द माइनर कट्स, हल्के फुल्के कट से भी जानलेवा साबित हो सकता है। हीमोफिलिया थ्री टाइप्स, ए बी एंड सी। हीमोफिलिया ए एंड बी ये दोनों एक जैसे हैं, और नॉन लिलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, यानी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। बट हीमोफिलिया सी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये ऑटोसोमल है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है, और ये दोनों में मेल्स और फीमेल्स में दोनों में इक्वली चलेगा, और सबसे कम होगा लेस देन 1%। 80% ऑफ द हीमोफिलिया सफर फ्रॉम हीमोफिलिया ए, मैंने बता दिया आपको, ड्यू टू द एब्नॉर्मलिटी ऑफ फैक्टर 8 नहीं होगा इनके अंदर। 20% सफर फ्रॉम हीमोफिलिया बी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन फैक्टर 9 नहीं होगा इनके अंदर, बट लेस देन 1% सफर फ्रॉम हीमोफिलिया सी ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11। ये आपको पता चल गया है, मैं जल्दी से पढ़ दिया। बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स, हीमोफिलिया ए एंड बी इफेक्ट मोर मेन देन वुमेन। ए और बी जो है ना वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा मेल्स को एज कम्पेयर टू फीमेल्स को। क्यों, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो है ना वो सारे के सारे फीमेल्स में कम होंगे और मेल्स में क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है, the chances for a man to be affected by hemophilia A and B are greater than a woman. A woman can suffer from hemophilia A or B only when she is homozygous for the recessive allele, but a man with just one recessive allele will display the trait। देखो फीमेल को डिजीज वाला होने के लिए दोनों रिसेसिव होंगी तो फिर वो डिजीज होगी, लेकिन मेल्स के लिए क्या है, एक भी अगर रिसेसिव आ गई तो वो क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। हीमोफिलिया ए एंड बी zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson। ये लाइन मैंने आपको लिख के दी। नेवर passes directly from father to son। डायरेक्टली फादर टू सन Y लिंक्ड ट्रेट्स आएंगी, बाप से बेटे में Y क्रोमोसोम आना है सीधा, X तो बेटे में माँ से आना है, तो Y लिंक्ड डिजीजेस मदर फादर टू सन आ सकती हैं, X लिंक्ड डिजीजेस डायरेक्ट फादर टू सन नहीं आ सकती। जीन फॉर नॉर्मल इज H कैपिटल H एंड जीन फॉर हीमोफिलिया स्मॉल h। देखो कैपिटल H नॉर्मल है, X स्मॉल h डिजीज है। ठीक है, in the one generation 1 of the pedigree, a man 1 2 suffering from hemophilia A marries woman normal woman 1 1, he passes hemophilia to daughter to his X chromosome। इस तरीके से लिखा उसने 1 1 1 2, ये 1 का 2, ये 1 की 1। ठीक है, इस तरीके से उसने लिखा है, हम इसको निकाल के रीडिंग कर लेते हैं। he passes the hemophilia to gene to his daughter through his X chromosome। तो वो अपनी जो X छोटी वाली X वाली जीन है वो किसको दे देगा, अपनी डॉटर को दे देगा, जो कि कैरियर बन जाएगी। He cannot pass this genes to his son। सन में नहीं आ सकती because the son receives only Y chromosome from him। सन में नहीं आ सकती क्योंकि सन से तो Y आया है, तो वो X तो माँ से आना था बेटे के पास। ठीक है, he cannot pass this gene to son because the son receive only Y chromosome from him। His daughter also receive another X but with normal dominant allele from mother। X एक और आया उसके पास, लेकिन वो कहाँ से आया, मदर से, वो नॉर्मल था। ठीक है, द डॉटर लुक्स फिनोटिपिकली नॉर्मल। जो ये कैरियर डॉटर है ये बिल्कुल नॉर्मल होगी, बट हिज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एंड कैरियर फॉर द रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन के लिए कैरियर आगे दे सकती है। व्हेन शी मैरिज अ नॉर्मल मैन, जब उसकी शादी एक नॉर्मल इंसान के साथ होगी, ये वाला क्रॉस है,
तो क्या होगा, शी पासेज एज फादर स्ट्रेट, अपने पापा वाली जो अलील आई है एक्स स्मॉल एच वाली, ये किसको ट्रांसफर कर देगी, फादर स्ट्रेट टू वन ऑफ हर टू सन्स, अपने दोनों में से एक बेटे को। ये देखो दो बेटे आए, उन दोनों में से एक को कैपिटल एच वाली दे देगी और एक को स्मॉल एच वाली दे देगी। ठीक है। When she marries a normal man, she passes her father straight to one of her two sons who inherits father's X from her. The single recessive allele for hemophilia expresses successfully in the hemizygous son because his Y chromosome does not carry its counterpart. कहता है एक भी अलील अगर आ गई है तो वो इसको एक्सप्रेस कर लेगी रिसेसिव कंडीशन को और डिजीज कर देगी मेल को, सन को। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। द अदर सन इज नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल है, एज ही इनहेरिट्स ग्रैंड मदर्स एक्स विद नॉर्मल जीन। क्योंकि उसके पास जो है ना ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो एक्स है कैपिटल एस वाला, ये किसका वाला था, ये ग्रैंड मदर वाला था उसके पास। देखो ये इसकी माँ, ये वाला जो एक्स कैपिटल एच वाला क्रोमोसोम ये से आया ना मदर से, और ये वाला स्मॉल एच वाला पापा से आया। तो ये वाला किसका था, इसके मम्मा का था, इसकी मम्मा से इसके बेटे में आया। तो असल में जो ये वाला एक्स एच है ये है किसका, ग्रैंड मदर का था। और जो ये वाला एक्स स्मॉल एच है ये किसका था, ग्रैंड फादर का था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जनाब यही बात है। वन डॉटर इज विद बोथ नॉर्मल, एक्स इज नॉर्मल बट द अदर डॉटर इज कैरियर लाइक मदर। एक जो है ना नॉर्मल है, एक कैरियर है, बस ये बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कलर ब्लाइंडनेस है, वो भी इसी तरीके से। एक उसने एक्टिविटी भी लिखी हुई है कि क्वीन विक्टोरिया की जो है ना वो बच्चों की फैमिली में क्या हो गया, हीमोफीलिया का क्या चक्कर है, उसको आप सॉल्व करें, देखें उसकी जीनोटाइप्स लिखें, चार्ट के हिसाब से की के साथ जीनोटाइप लिखें, उसको सॉल्व करें। कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में पूछें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।